हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सिको। तो आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये सुप्रीम कोर्ट का एक सुओ मोटो मैटर जो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि जो कि लीगल फ्रेटर्निटी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये बोला है कि आप लॉयर्स को समन नहीं कर सकते टू डिस्क्लोज द क्लाइंट कम्युनिकेशन because this protection is given under BSA, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that is our Evidence Act. So first of all, whether we'll see whether there is any kind of privilege or not. So in Bharatiya Sakshya Adhiniyam, specifically in section 132, the communication between the client and attorney or advocate, it is privileged and that is protected. It says the advocate cannot disclose client communication even after engagement ends. तो अगर पूरा कंसल्टेशन पूरा भी हो गया है, कोई मैटर असाइन किया था किसी एडवोकेट को, वो कंप्लीट हो गया है, मैटर डिस्पोज हो गया है, या फॉर एग्जांपल एडवोकेट भी वहां पे बदल गया हो, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट जो उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व था क्लाइंट के साथ में, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है भले मैटर एंड हो गया है। अब लेकिन इसको लेकर कुछ एक्सेप्शन है। अगर क्लाइंट ये कंसेंट दे दे कि ठीक है एडवोकेट आप डिस्क्लोज कर सकते हो इन दैट सिनेरियो। सेकंड, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू एनी इलीगल पर्पस। थर्ड, लॉयर विटनेसेस अ क्राइम बीइंग कमिटेड ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन। सो ये तीन एक्सेप्शंस है जिसमें सेक्शन 132 बीएसए में जो अटर्नी क्लाइंट कम्युनिकेशन है, यहाँ से आप एक्सेप्शंस ले सकते हो। इन तीन सिनेरियो में कम्युनिकेशन डिस्क्लोज हो सकता है। अब इस कम्युनिकेशन या इस प्रिविलेज का इस कम्युनिकेशन या प्रिविलेज का स्कोप क्या है? इसमें स्पोकन कन्वर्सेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, इवन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, मैसेजेस और डिजिटल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप और एनीथिंग, ठीक है, लाइक दैट, ये सारी चीजें भी कवर्ड है। अब लॉयर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अबाउट द क्लाइंट इंटरेक्शन। तो इन किसी भी मीडियम में या किसी भी मोड में हुआ है, कंपलसरी नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस लॉयर को कि डिस्क्लोज करे, वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते कि कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें। अब यहाँ पे पर्पस क्या है इस प्रिविलेज का? सबसे पहले लीगल रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव वे में बना रहे, इसके लिए ये प्रिविलेज दिया गया हुआ है। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स क्लाइंट्स फ्रॉम एक्सपोजर एंड कोवर्शन, ठीक है। कल को जो है क्लाइंट को खुद एडवोकेट वो भी यहाँ पर कोवर्स कर सकता है, ये भी सिनेरियो है, इसलिए भी ये प्रिविलेज दिया गया है। एंड लास्ट, इट इज इट नॉट मीन टू शील्ड द लॉयर फ्रॉम द लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लॉफुल इन्वेस्टिगेशन है उससे ये लॉयर को शील्ड नहीं करता है। अब बार मीन्स द एडवोकेट फ्रेटर्निटी, उनका क्या कहना है इस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में? तो उनका ये मानना है कि जो प्रिविलेज प्रोविजन है ये जरूरी है, होना चाहिए, और अगर इस प्रिविलेज प्रोविजन को कोई इस प्रिविलेज प्रोविजन को कोई वॉयलेट करता है, कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है विदाउट क्लाइंट्स परमिशन और द अदर एक्सेप्शन दैट वी डिस्कस, तो इट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसके अलावा जो समनिंग अ लॉयर, अगर आप लॉयर को समन कर रहे हो कि आओ अपने क्लाइंट के सारे इंफॉर्मेशन दो, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1)(g दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, इसको अफेक्ट करता है। उसके साथ साथ राइट टू लाइफ या राइट टू लाइफ में राइट टू अर्न लाइवलीहुड भी हमारा आता है, तो इसको भी अफेक्ट करता है। तो आर्टिकल 19(1)(g और आर्टिकल 21 ये स्पेसिफिकली वॉयलेट होते हैं अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लॉयर्स को समन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रपोज सेफगार्ड भी बार ने अपनी तरफ से प्रपोज करे हैं। दे सेड कि देयर शुड बी जुडिशियल ओवरसाइट। अगर आप लॉयर को समन करना चाहते हैं, एडवोकेट को समन करना चाहते हो, तो आप मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेकर समन करो। और उसके अलावा दे ऑल्सो प्रपोज कि देयर कैन बी स्क्रूटनी कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल की बिफोर समनिंग स्क्रूटनी होनी चाहिए कि वेदर ये समन जरूरी है या नहीं है। अब यहाँ पर जो कमिटी हो सकती है, कमिटी एक पॉपुलर डोमिनेंट पर्पस टेस्ट, वो पर्पस देख सकते हैं कि जो समन किया गया है किस पर्पस से किया गया हुआ है, एंड दे कैन चेक कम्युनिकेशन इज प्रिविलेज्ड और नॉट, ठीक है, कि यहाँ पर पर्पस के हिसाब से। नाउ स्टेट्स स्टैंड, अब यहाँ पर स्टेट का क्या स्टैंड है? तो स्टेट का बोलना ये है, स्टेट काफी न्यूट्रल है इस बारे में। स्टेट का ये भी मानना है कि लॉयर्स कांट बी समन मियरली फॉर गिविंग एडवाइस, और उसके साथ साथ ये भी है कि इलीगल एक्ट्स भी कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लॉ जो है, लॉ को रखते हुए ही एक्सेप्शन की बात भी स्टेट ने अपने तरफ से करी है। दे रिजेक्टेड द बार्स प्रपोजन
इट क्रिएट्स द अनजस्टिफाइड क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। अब इनका बोलना ये भी है कि लॉयर को अगर आप प्रिविलेज दे रहे हो, समनिंग से अगर आप उसको यूमीन रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 जो है उसको वॉलेट करता है। इट विल बी अनजस्टिफाइड और क्लास लेजिस्लेशन, सॉरी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या डायरेक्शन देखें तो वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे upheld the section 132 of BSA। they said कि there should be immunity to lawyer, ठीक है, from disclosing his communication which was happened with the क्लाइंट। तो यहाँ पर अगर आप समन कर रहे हो तो स्पेसिफिकली एक्सेप्शन जो है ये उसके अंडर ही कवर होना चाहिए। उसके अलावा रिटर्न अप्रूवर होना चाहिए सुपीरियर ऑफिसर का, जो कि एसपी है उसके रैंक के ऊपर हो। उसके अलावा दे हैव लिंक्ड इट विद आर्टिकल 19(1)(g एंड 21, ठीक है। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ बार आल्सो। उसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, तो इसको भी बताया कि आर्टिकल 132 जो है एक्चुअली दैट रिफ्लेक्ट्स द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। उसके अलावा कोर्ट डिक्लाइन टू फ्रेम न्यू रूल्स। एडिक्वेट ओवरसाइट एग्जिस्ट अंडर, दे सेड कि एडिक्वेट ओवरसाइट जो है वो अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस डॉक्यूमेंट, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे सेड कि प्रिविलेज covers the communication not physical or digital materials, ठीक है। तो सेक्शन 94 BNSS allows document device production only through court, not investigators directly। तो अगर आपको कोई फिजिकल डिजिटल मटेरियल चाहिए तो आप ये समन कर सकते हो डॉक्यूमेंट के लिए, आप प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए भी बोल सकते हो, लेकिन दैट शुड बी वाया कोर्ट ओनली डायरेक्टली। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो नहीं मांग सकते हैं कोई भी फिजिकल या डिजिटल मटेरियल। नाउ बोथ लॉयर एंड क्लाइंट मस्ट बी नोटिफाइड अगर and may be notify and may object inspection must occur under the judicial supervision। तो अगर कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है तो यहाँ पर लॉयर के साथ साथ जो है वो क्लाइंट भी इसको लेकर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और वो अपना साइड भी यहाँ पर रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये था कि क्या इन हाउस काउंसिल जो है वो भी अंडर आर्टिकल 32 में प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, उनका भी कन्वर्सेशन जो है क्या वो भी इम्यून रहेगा, ये भी एक सवाल हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो एडवोकेट और इन हाउस काउंसिल से एडवोकेट नहीं होते बिकॉज दे डोंट रिप्रेजेंट एज सच, ठीक है। दे आर देयर टू गिव द legal advices to the company and take care of the daily day-to-day affairs of the legal affairs of the company। Now Supreme Court also said the same thing। they said कि they are not fully covered by section 132 of BSA since they lack the professional independence under the Advocate Act and they can only enjoy the limited protection for confidential advice given in a लीगल कैपेसिटी, ठीक है। तो लीगल कैपेसिटी में अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं केवल वही प्रोटेक्टेड रहेगा, ओके, नॉट फॉर इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो अगर कोई इंटरनेट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ओनली लीगल एडवाइसेस। Okay, now second topic that is regarding the pendency in Indian court, specifically in reference with the execution petition। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसअपॉइंटमेंट बताया है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन पिटीशन। 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है दैट इज स्टिल पेंडिंग इन आवर कोर्ट्स एंड दे कॉल्ड इट्स द ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। ना सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक सिविल केस होता है, सिविल केस में रिकॉग्नाइज हो जाता है ए और बी के बीच में मैटर था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। ये डिक्लेयर हो जाता है कि जो मिस्टर ए है प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दैट पर्सन। बट अब अगर उसके पास में पोजीशन नहीं है, पोजीशन है पर्सन बी के पास में, अब वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होगी, ठीक है, एंड दैट विल बी ट्रांसफर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन और उसके लिए आपको कोर्ट में अगेन यू हैव टू फाइल अ एग्जीक्यूशन पिटीशन। अब यहाँ पर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल किसने मुझसे लोन लिया है और टुमारो दैट पर्सन डिफॉल्टेड टू लो, अब उसने एज अ सिक्योरिटी अपना घर जो है वो मॉर्गेज करा हुआ था। अब मुझे घर का पोजीशन लेने के लिए अगेन बिकॉज मैं पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे उसको सेल करने के लिए पोजीशन में आने के लिए आई हैव टू अगेन गो टू द कोर्ट एग्जीक्यूशन पिटीशन आई हैव टू
file. अब यहाँ पर we can say it is execution petition is the final stage of a civil suit. That is, it is also called the reaping the fruits of a decree. ठीक है, so it is basically to implement the court's order like for recovery of money or vacating or handing over property. Now the challenge is that कि due to the backlogs, the enforcement often became a second round of litigation because already अगर हम courts को देखें तो overburdened है. अब पहला डिक्री आने तक एक लिटिगेशन ऑलरेडी दैट पार्टी फेस्ड, ठीक है, उसके बाद में लिटिगेंट जो है एक और सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन फेस करता है व्हेन ही फाइल द एग्जीक्यूशन पिटीशन. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी से जो इरोजन ऑफ ट्रस्ट जो है ये अगेन, पहले तो उसने एक बार फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऑलरेडी डिले फेस कर लिया, सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जहां पे इन्फोर्समेंट के लिए वो आया है वहां पे भी उसको लिटिगेशन फेस करने पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम है उससे फेथ जो है लोगों का खत्म होते जा रहा है. ठीक है, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व करा. उसके अलावा डिले इन जस्टिस की अगर हम बात करें तो सिविल सूट जो है ऑन एन एवरेज इट टेक 4.91 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स. उसके अलावा एग्जीक्यूशन पिटीशन को भी कम से कम 4 ईयर्स तो लगते ही है. अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारी कंट्री में 47.2 जो पेंडिंग एग्जीक्यूशन पिटीशंस थी, ये आज से 5 साल पहले 2020 के पहले ही फाइल हुई है. दैट शोज कि हाउ देयर इज द स्टैग्नेशन इन द डीलिंग विद एग्जीक्यूशन पिटीशन. अब इसका इम्पैक्ट ये है कि डिग्री होल्डर जो है उसके पास में राइट रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, मैटर डिस्पोज हो गया है, जस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट he have to face the second another round of additional litigation. ठीक है, even after winning. और जुडिशियल बैकलॉग जो है वो इससे और बढ़ते ही जा रहे हैं. अब अलग अलग रीजन भी इसके कॉज ऑफ डिले भी बताए गए हैं, जैसे अब्सेंस ऑफ लीगल काउंसिल, कोर्ट ऑर्डर स्टेड, ठीक है, बीच में स्टे हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पाते कोर्ट. ये कुछ रीजन है जिसके कारण एग्जीक्यूशन पिटीशंस भी जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने में भी डिले हो रहा है. अब फाइंडिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें अगर हम देखें तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था जिसके बाद में लास्ट 6 मंथ में अराउंड 3,38,685 एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो डिस्पोज हुई है. लेकिन स्टिल अराउंड 8.82 लाख पिटीशन जो है वो स्टिल हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है. हाई कोर्ट्स का भी अगर हम सिनेरियो देखें तो वहां पे भी ह्यूज पेंडेंसी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट को डायरेक्ट करा है कि आप भी एक 6 मंथ का टारगेट करके यहाँ पर जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो डिस्पोज करो. स्पेसिफिकली यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक डायरेक्शंस भी दिए हैं. उनको कहा है कि आप नॉन कंप्लायंस, आप इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है. और यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल जो है उनको बोला है कि आप ये डिले जो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन पिटीशन में चल रहा है, इस डिले का आप एक्सप्लेनेशन दो विद इन 2 मंथ्स. अब इसको लेकर जो नेक्स्ट रिव्यू है इट विल हैपन ऑन अप्रैल 10, 2026. सो होपफुली शायद और एग्जीक्यूशन पिटीशन इस बीच जो है वो जल्द से जल्दी डिस्पोज हो. अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पेंडेंसी हमको बॉम्बे हाई कोर्ट में दिखता है, दैट इज 3.4 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशंस का डिले है. मद्रास हाई कोर्ट में इट इज अराउंड 86,000 और केरला हाई कोर्ट में यही 83,000 है. So this is all for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Lawsico.